हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 के अंदर प्रोबेबिलिटी चैप्टर में एक्सरसाइज 13.3 के अंदर जिसमें हम टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। इसका एग्जांपल नंबर 15 के हम लोग कर रहे हैं आज। जो एग्जांपल नंबर 15 है, इसकी लैंग्वेज कुछ ऐसी है कि एक आदमी ने एक कंस्ट्रक्शन जॉब ली और एक आदमी एक कंस्ट्रक्शन जॉब लेता है, उसमें हो सकता है स्ट्राइक हो जाए जॉब में या स्ट्राइक ना हो। अब और आगे चल के वो कह रहा है कि उस काम के फिनिश होने की कुछ प्रोबेबिलिटी उसने हमें दे रखी है। तो एक एक करके चलो चलाते हैं। अब जैसे किसी आदमी ने एक जॉब लिया, फ्लो डायग्राम हम इसका बना रहे हैं। फ्लो डायग्राम बनाने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है या ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, वो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले से डिसाइड करके नहीं चल रहे। देखेंगे कैसा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज अपने आप बताएगी। एक आदमी ने एक जॉब लिया, कौन सा जॉब था ये? कंस्ट्रक्शन जॉब था। एक आदमी ने एक कंस्ट्रक्शन जॉब लिया, लेकिन कंस्ट्रक्शन जॉब लेने में दो बातें हो सकती थी यहां पर। या तो जो वहां पे लेबर्स थी वो क्या कर सकती थी? स्ट्राइक कर सकती थी, या ऐसा भी हो सकता था कि वो स्ट्राइक ना करें। या तो वो स्ट्राइक करते या वो स्ट्राइक नहीं करते। और अल्टीमेटली ये था कि जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम। जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है वो इस चीज का पूछा जा रहा है कि जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम। इसमें दो पॉसिबिलिटी है, स्ट्राइक हुई तब जॉब टाइम पे खत्म हुआ, स्ट्राइक नहीं हुई तब जॉब टाइम पे खत्म हुआ। तो इस तरीके से हमारा ये फ्लो डायग्राम इसका बनता है। सिंबल्स हम फिक्स रखेंगे, सिंबल्स हम चेंज नहीं करेंगे। इसको हम नाम देंगे E1 स्ट्राइक होने को, स्ट्राइक नहीं होने को नाम देंगे हम E2, जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम को हम कहेंगे A, और यही हमारा रिक्वायर्ड इवेंट है। इसी की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। अगर A रिक्वायर्ड है, अब हमें समझ में आ गया क्वेश्चन किसका है? टोटल प्रोबेबिलिटी का। बेस का कब बनता है क्वेश्चन? जब ये A गिवन होता। क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे होती, इफ जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर वाज अ स्ट्राइक। तो ये क्वेश्चन बन जाता बेस। वो गिवन, ये रिक्वायर्ड, तो बेस। वो रिक्वायर्ड तो टोटल, तो टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इस सबसे पहले ये सिंबल्स डिफाइन करो, क्योंकि जो कॉपी तुम्हारी चेक करेगा टीचर, उनको ये बात नहीं पता होगी E1 क्या है, E2 क्या है, A क्या है। तो ये बातें आपको उनको एक्सप्लेन करके देनी है। आपने E1 से दिखाया कि स्ट्राइक हुई है, स्ट्राइक टुक प्लेस, और E2 से आप कह रहे हो कि स्ट्राइक नहीं हुई है, तो स्ट्राइक डिड नॉट टेक प्लेस, स्ट्राइक नहीं हुई है। और ए से दिखा रहे हो तुम कि जॉब जो है वो टाइम पे खत्म हो रहा है, जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम। इससे आप किसको दिखा रहे हो? ए से आप इसको दिखा रहे हो। तो चलो अब हमें ए की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कैसे होगा ये काम? ये जॉब कंप्लीट होने के दो रास्ते हैं, एक ऐसे करके E1 के थ्रू जाते हुए और एक है E2 के थ्रू जाते हुए। तो ऐसे E1 इंटरसेक्शन A और दूसरा E2 इंटरसेक्शन A। आता तो देखो हमेशा यही है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो। तो वर्ड्स में कैसे पढ़ेंगे इसको? स्ट्राइक टुक प्लेस एंड जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम, या फिर स्ट्राइक डिड नॉट टेक प्लेस एंड जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम। अब हम जानते हैं कि इसको ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के इसमें मतलब ये डिपेंडेंट इवेंट है। तो डिपेंडेंट इवेंट में अगर A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है तो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। तो यहां से अगर हम A इंटरसेक्शन B निकालें तो इसका फॉर्मूला बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B। इंडिपेंडेंट होता तो हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख लेते, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? पहले E1 हो रहा है या पहले A हो रहा है? E1 बाद में A है, तो कैसे लिखेंगे? स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक हुई, E1 मतलब स्ट्राइक हुई, मल्टीप्लाई अगर स्ट्राइक हुई तो जॉब टाइम पे कंप्लीट हुआ, प्लस स्ट्राइक नहीं हुई एंड अगर स्ट्राइक नहीं हुई तो जॉब
टाइम पे कंप्लीट हुआ। वर्ड्स में ऐसे बोला जाएगा। देखो आप इसे वैसे तो रटा है, कभी किसी क्वेश्चन में बदलेगा नहीं, हमेशा इसी क्वेश्चन में आएगा, लेकिन फिर भी आपको वर्ड्स में पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो। ये नहीं कि आपने बस रटाए तरीके से लिख दिया और ये कभी चेंज नहीं होगा। तो चलो अब इन सब की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ फ्लो डायग्राम में लिख लेते हैं, ताकि हमारे क्वेश्चन की लेंथ भी ज्यादा ना बढ़े और आसानी से हो भी जाए। तो यहां से शुरू करते हैं सबसे पहले E1 से। ये सारा डेटा आपको क्वेश्चन में दे रखा है। E1 मतलब स्ट्राइक हुई, तो क्वेश्चन के अंदर आप पढ़ो तो आपको पता चलेगा स्ट्राइक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। 0.65 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि स्ट्राइक हो रही है। अगर ये स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी है तो स्ट्राइक नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? 1 में से माइनस करके। तो स्ट्राइक के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको चाहिए तो 1 में से माइनस कर दो 0.65 को, जो कि कितना आएगा 0.35। अब आगे लिखते हैं, अगर स्ट्राइक हुई तो जॉब टाइम पे खत्म होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर स्ट्राइक हुई तो जॉब टाइम पे खत्म होगा, ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर स्ट्राइक हुई, ध्यान से देखना क्वेश्चन की लैंग्वेज को, अगर स्ट्राइक हुई तो जॉब के टाइम पे खत्म होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.32। कम चांसेस होंगे, क्योंकि अगर स्ट्राइक ही कर दी इन्होंने तो जॉब टाइम पे खत्म होने के चांस कम हो गए, काम स्लो पड़ जाएगा। दूसरी बात, अगर स्ट्राइक नहीं हुई तो जॉब टाइम पे खत्म होगा, ये भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अगर स्ट्राइक नहीं हुई तो जॉब टाइम पे खत्म होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको? 0.80। बस अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे लिखनी है। E1 की प्रोबेबिलिटी आपने निकाली है 0.65, A/E1 की प्रोबेबिलिटी आपने लिखी है 0.32 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी आपने की है 0.35 और A इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.80। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.65 को अगर हम 0.32 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 5 10, 2 6 12 और 1 13, 3 5 15, 3 6 18 और 1 19, तो 0802, तो 0.2080 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40, 8 से 24 और 28, तो 0.2800 ऐड कर देंगे तो 0884, तो 0.4880। सही आंसर आ रहा है क्या? तो ये आंसर होगा इस बात का कि जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम। एक मिनट, इसी क्वेश्चन में आपको बताता हूं कि अगर क्वेश्चन बेस थ्योरम का होता तो इसकी लैंग्वेज क्या हो जाती। अगर यही क्वेश्चन हम बेस थ्योरम में आता, मतलब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, क्वेश्चन होता अगर इफ ये गिवन, इफ जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम, if job completed on time, then find the probability that strike took place। ये क्वेश्चन बस इतनी लैंग्वेज अगर इसकी होती तो ये क्वेश्चन किसका बन जाता आगे? बेस थ्योरम का। क्यों ये हमें गिवन हो जाता। इफ जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम, अगर ये हो रहा है तो स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी, E1 की प्रोबेबिलिटी। तो इसको अब अगर हम सिंबल में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं इसको? ये देखो कंडीशन प्रोबेबिलिटी आ गई, इफ जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम। इसको कोई और कलर कर देता हूं मैं, दिखा दी जाएगा फिर। इफ जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम, अगर ए हमें गिवन है तो ए को नीचे लिखा, देन स्ट्राइक टुक प्लेस, ये E1 रिक्वायर्ड है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? E1 इंटरसेक्शन A अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और इसी को बोलते हैं हम लोग बेस थ्योरम। यही बेस थ्योरम है। तो सब कुछ आपके पास कैलकुलेटेड है, कुछ आपको दोबारा नहीं करना। E1 इंटरसेक्शन A देखो आपने निकाल रखा हुआ, ये रहा E1 इंटरसेक्शन A, E1 इंटरसेक्शन A, E1 इंटरसेक्शन A 0.2080, 0.2080। ए की प्रोबेबिलिटी भी सब पूरी कैलकुलेटेड है, 0.4880। बाकी इसके आगे कैलकुलेशन है तो 208 अपॉन में 488 है। बाकी आप कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल करके जो भी आ जाएगा वो आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन बुक का नहीं है, ये बुक में नहीं है ऐसा क्वेश्चन। ये तो मैंने आपको ये बात समझाने के लिए कि ये
बेस थ्योरम में होता तो क्या होता? तो टोटल प्रोबेबिलिटी में और बेस थ्योरम में बहुत माइनर सा हल्का सा फर्क है। क्वेश्चन की लैंग्वेज जब एग्जाम में आएगी तो बहुत ध्यान से पढ़ना कि क्या लैंग्वेज है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि बच्चे टोटल प्रोबेबिलिटी में बेस लगा देते हैं, बेस में टोटल लगा देते हैं। तो ये फ्लो डायग्राम जरूर बनाना। ये फ्लो डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा ये वाली बात कि आपका क्वेश्चन टोटल का है या बेस का है। सारा डेटा आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, कैलकुलेशन आसानी से होगी, बड़ी आसानी से तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो और समझ सकते हो। बोलो।